नमस्कार, दूरदर्शन राजस्थान पर आप देख रहे हैं युवा और मैं हूं आपकी होस्ट छवि सहाय। अक्सर कहा जाता है कि किसी इंसान का जो करियर है वो सीधी सड़क की तरह होता है, लेकिन आज की जो हमारी गेस्ट है वो इस बात को बिल्कुल गलत प्रूव करती हैं, क्योंकि करियर की शुरुआत में वो थी एक मेडिसिन डॉक्टर और अब वो है एक इमेज डॉक्टर। जानते हैं क्या है ये सब डॉक्टर रश्मि राठौर से। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर रश्मि, और जानना चाहूँगी कि आपका शुरुआती जीवन कैसा था। शुरुआती जीवन में बचपन से ही मेरा एक ही मोटिव था कि सोसाइटी को वापस कैसे दे सकते हैं, हम अपने समाज के लिए मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। बहुत छोटी उम्र से ही मेरा रुझान मेडिसिन की तरफ था जी। और अंटिल 10th अगर मैं कहूँ तो उस टाइम पे करियर्स ही मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्मी, IAS यही हुआ करते थे। मैं एक सर्विस बैकग्राउंड वाली फैमिली से आती हूँ तो वही करियर ऑप्शंस थे। तो मेडिसिन की तरफ बहुत गहरा रुझान था। उसके बाद इन्वायरमेंट भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, पर्यावरण, जिसके लिए मैंने काफ़ी काम किया है, उसमें भी रुझान था। पर जैसे जैसे करियर में ग्रोथ होती गई, मैंने पहले मेडिसिन किया, आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर, फिर मैंने MD करी। 10 साल मेडिसिन को देने के बाद और एक अच्छी क्लिनिकल प्रैक्टिस के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि हर बार हमारे पेशेंट्स को दवाई या सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने पेशेंट्स की मदद अलाइड प्रैक्टिसेस से भी कर सकते हैं। उसी दौरान जब मैं डिफरेंट प्रैक्टिसेस सर्च कर रही थी तब मुझे इमेज कंसल्टिंग के बारे में पता चला और उसके बाद मैंने उसमें वेंचर किया। अच्छा, तो जब आपने सोचा कि अब मुझे एक वेल सेटल्ड करियर छोड़ के इमेज कंसल्टेंसी की तरफ जाना है, तो वो कितना डिफिकल्ट डिसीजन आपके लिए था और आपकी फैमिली वालों ने आपको कैसे सपोर्ट किया? अच्छा, अगर रियलिटी में बात करें तो शायद मैंने अपना करियर कभी छोड़ा ही नहीं। मैं जो अब कर रही हूँ वो एक एक्सटेंशन है मेरी मेडिकल प्रैक्टिस का। मैं आज भी लोगों की मदद करने की ही कोशिश कर रही हूँ, बशर्ते मेडिसिन का इस्तेमाल ना करते हुए इस तरह की इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस का। क्योंकि अगर आप इमेज कंसल्टिंग समझेंगे तो ये एक आर्ट और साइंस दोनों है और इसमें हम लोगों की जिंदगी बेहतरीन बनाते हैं बिना मेडिसिन या सर्जरी के। तो ये एक्सटेंशन है मेरी प्रैक्टिस का। तो मैंने छोड़ा कुछ नहीं, मैं मेडिसिन आज भी प्रैक्टिस करती हूँ, बट उसको एक्सटेंड करके और इवॉल्व किया है अपनी प्रैक्टिस को। अच्छा, मैं ये भी समझना चाहूँगी कि आपने बताया कि आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर रही हैं और इमेज कंसल्टेंसी के बारे में जब आपको पता चला तो इन दोनों में आपको क्या खास रिलेशन ऐसा दिखा कि आपको लगा कि मैं यहाँ स्विच कर सकती हूँ? ओके, तो होम्योपैथिक में जब हम केस टेकिंग करते हैं या पेशेंट जब हमसे पहली बार मिलने आता है तो हम जब उनसे बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें सिखाई जाती है कि आप एक अनबायस्ड डॉक्टर बने। मतलब एक कोई भी धारणा लेके दिमाग में ना चलें जब आप अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होने चाहिए ताकि जब आपका पेशेंट आपको कुछ बताए तो आप उसे सच्चे मन से समझ पाएं और फिर उन्हें गाइड कर पाएं। सेम ही इमेज कंसल्टिंग में है। आप कोई भी प्री कंसीव नोशन के साथ नहीं आने चाहिए। आप अपने पेशेंट को, अब इस फील्ड में मैं कहूँगी क्लाइंट को, समझने के लिए उनके साथ जितना वक्त बिताएंगे और जितना अनबायस्ड ओपिनियन रखेंगे उतना बेहतर समझ पाएंगे। और जैसा मेडिसिन में कहा जाता है अ वेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड, वो सेम मेरी इस प्रैक्टिस में भी लागू होता है। अगर आपकी पहली बातचीत अपने क्लाइंट से अच्छे से हुई और आपने क्लाइंट की ज़रूरत को 100% समझ पाए तो फिर आगे केस सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। ओके, इमेज कंसल्टेंसी अभी भी हम कहें बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर नहीं हैं। अगर आप आसान भाषा में समझाना चाहें कि इमेज कंसल्टेंट होते क्या हैं और इमेज कंसल्टेंसी क्या होती है, तो आप प्लीज़ हमें बताएं। ओके, तो इमेज कंसल्टेंसी अगर आप जानना चाहें, इमेज मैनेजमेंट होता है छवि प्रबंधन, अगर हम हिंदी में बात करते हैं। इसका सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि आपकी जो छवि है, आपकी जो इमेज है समाज में, आप उसे अपने तरीके से नियंत्रित करें और आकर्षक, सकारात्मक एवं आप जिस भी वातावरण में हैं उसके अनुरूप ढाल पाएं। तो आप पॉजिटिव लगने चाहिए, अट्रैक्टिव लगने चाहिए और अप्रोप्रिएट होने चाहिए अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। ये करने की क्षमता जिसमें है, जो अपने आप को एक एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल पाएगा वो हमेशा सक्सेसफुल होगा। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम वो आर्ट और साइंस अपने क्लाइंट्स को सिखाते हैं कि क्या करने से आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको पॉजिटिवली, अट्रैक्टिवली देख पाएंगे और आपकी बात मान पाएंगे और आप जल्दी सक्सेसफुल होंगे। अगर हम बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे आएँ तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ओके, इसकी ज़रूरत आज भी एक धारणा है लोगों के मन में कि शायद सिर्फ पब्लिक फिगर्स को या फिर सेलिब्रिटीज़ को या जो लोग मीडिया में हैं उन्हें होती है, पॉलिटिशियंस हैं या फिर स्पोर्ट्स पीपल हैं, जबकि इसकी ज़रूरत हर उस इंसान को है जो अपनी लाइफ में आगे जाना चाहता है।
तो बेसिकली ये आपकी सक्सेस जर्नी को शॉर्टन करता है। जितनी जल्दी आप ये आर्ट और साइंस समझेंगे उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में आगे जाएंगे। ओके, और इस एरिया में आने के बाद, इस डिमेंशन में आने के बाद एज एन इमेज कंसल्टेंट आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है? मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मुझे शायद पहले प्रैक्टिसेस नहीं पता थी। आई वुड से कि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ मेरे मदर बहुत, शी इज़ अ वेरी रिफाइंड लेडी, तो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। ऑल्सो ऑब्जर्विंग माई फादर, उन्हें देख के मैंने काफ़ी कुछ सीखा। पर मुझे कभी भी उसका बैकग्राउंड नहीं पता था कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इस तरह से बात करना या फिर इस तरह का व्यवहार रखना या इस एक पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहनना क्यों मेरे लिए काम आ रहा है, क्यों ये मुझे सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। मुझे जवाब नहीं मालूम थे। मुझे ये जरूर पता था कि आज इंटरव्यू है तो इस तरह के कपड़े पहनने, आज एक सोशल गैदरिंग है तो कैसे कपड़े पहनने, किस तरह की ज्वेलरी होनी चाहिए, या अगर आपके होस्ट बहुत फॉर्मल तरफ से आ रहे हैं तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार रखेंगे, डाइनिंग एटिकेट क्या होगा। लेकिन वो क्यों कर रही थी मैं, इसके सारे जवाब मुझे इमेज कंसल्टिंग में मिले। ऑल राइट, तो इमेज कंसल्टेंसी के बाद आप कोई एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताना चाहेंगे अपनी क्लाइंट का, जिनकी बिल्कुल काफ़ी बदल गई उनकी लाइफ? इट इज़ लाइक आस्किंग, एक माँ से पूछना कि उनका कौन सा बच्चा उनके लिए खास है, तो मैं कहूँगी मेरे सारे क्लाइंट्स मेरे लिए बहुत खास हैं जी। बट अगर कुछ अच्छा एक्सपीरियंस अगर आप जानना चाहें तो मेरे करियर में मेरे मेडिकल बैकग्राउंड के टीचर्स, मेरे स्कूल के टीचर्स जी, और जो मेरे इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं जी, वो सभी किसी ना किसी वक्त पर लौटकर वापस मेरी प्रैक्टिस में आए। उन्होंने मुझसे सेशंस लिए और सीखा। तो मैं हमेशा ये समझूंगी कि सारी ज़िंदगी आप एक स्टूडेंट होते हैं, पर आपके टीचर्स, आपके गुरु अगर लौट कर आएँ और वो आपसे कुछ सीखने की कोशिश करें, आपको इतना काबिल समझें, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पे बैक होता है। जब आपके टीचर्स को ये लगे कि अब आप उतने काबिल हैं कि आप उन्हें भी कुछ शेयर कर सकते हैं अपनी नॉलेज का हिस्सा, तो वो मेरे लिए बहुत गिविंग बैक था। जब मेरे अपने टीचर्स मुझसे सेशंस सीख के, एंड नॉट जस्ट टीचर्स, आई वुड से कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स जिन्होंने बहुत अपना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है आज इंडियन गवर्नमेंट में, वो जब वापस लौट कर आए, उन्होंने कहा कि इतना कुछ अपनी डोमेन में हासिल करने के बाद हमें समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिंदगी का, लाइफ स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो मैं कहूँगी मेरे लिए एक बहुत गिविंग बैक मोमेंट था। अच्छा, ये जो इमेज कंसल्टेंसी की बात है, ये जो करियर है, ये इसकी शुरुआत कैसे हो? क्या कोई अपने आप से समझ सकता है कि मुझे इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव करना है, या देयर इज अ फॉर्मल ट्रेनिंग? ऑफ कोर्स देयर इज अ फॉर्मल ट्रेनिंग। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, अब्रॉड भी। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट हम सब जानते हैं कहीं पर। छोटे से ही हमारे पेरेंट्स, आई थिंक सबके घरों में मदर इज़ द फर्स्ट इमेज कंसल्टेंट, जो हमें बताती हैं कैसे पहनना है, कैसे बिहेव करना है, या कैसे बात करनी है लोगों से। जिन घरों में मदर का रोल कम होता है, कई बार फादर या बड़े भाई बहन, या अगर जॉइंट फैमिली है ग्रैंड पेरेंट्स भी, तो वो लोग जो आपके साथ ज़्यादा रहते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आप जब बड़े होंगे तो आपका व्यवहार कैसा होगा, या आप लोगों से बातचीत कैसे करेंगे। पर वो कितना सही है गलत है ये हम नहीं जानते। अब एक मदर अपनी तरफ से प्यार में वो सब कुछ सिखाएंगी जो उन्हें पता है, बट शी इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ जरूरी है कि आप सब्जेक्ट की डेप्थ को जानने के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, और उससे आपको क्रेडिबिलिटी भी मिलती है अगर आप इसको एज अ करियर आगे ले जाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस मेरे हैं कि अगर कोई इमेज कंसल्टेंसी के बारे में समझना चाहे, जानना चाहे, तो उनके क्या पर्टिकुलर कोई डिग्री उनके पास में होनी चाहिए? हाँ, इसमें सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो सर्टिफिकेशन से बेसिक सर्टिफिकेशन है, फिर आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनते हैं, फिर आप सर्टिफाइड मास्टर। कितने टाइम का कोर्स होता है? कोर्स वैसे साल भर का होता है, लेकिन उसके साथ होमवर्क इतना सारा है, अगर मैं कहूँ कि इवैल्यूएशंस, केस स्टडीज वगैरह, क्योंकि ज़्यादातर ये वही लोग करते हैं जो ऑलरेडी डिग्रीज ले चुके होते हैं। तो उसके साथ एक प्रोफेशनल करियर के साथ उसको निभा पाना कई बार लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है। बट अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं तो आप साल भर में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, मतलब आप कर सकते हैं 12th के बाद भी इफ यू वांट। अगर आपके पास कोई ग्रेजुएट डिग्री नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज क्वाइट नाइस कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो तो डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हैं, और जो 12th के बाद सोच रहे हैं कि अपने आप को इम्प्रूव करना है वो भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब इमेज कंसल्टेंसी की बात होती है, जब अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की बात होती है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में, भारतीयों के दिमाग में ये आता है कि सबसे पहले अपनी इंग्लिश पे काम कर लो, अपनी इंग्लिश सुधार लो, सब ठीक हो जाएगा। और आपने इस करियर में क्या समझा है, इंग्लिश की कितनी वैल्यू है? मैं कहूँगी सबसे बड़ा मिथ हमारे देश में यही है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बहुत स्मार्ट हैं या आप बहुत प्रॉमिसिंग हैं। और मैं जब भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, तो मैं उनको हमेशा यही समझाती हूँ, इंग्लिश सिर्फ एक माध्यम है,
कोई भी भाषा सिर्फ माध्यम है। आप हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं, आप किसी भी भाषा का, आप अपनी भाषा में सक्षम होने चाहिए और अपनी बात बता पानी चाहिए। इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम है अपनी बात कन्वे करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि आपको 100% इंग्लिश आती हो। बुरी इंग्लिश बोलने से बेहतर है कि आप रीजनल लैंग्वेज को ज्यादा प्रॉमिसिंग तरीके से बोलें। अच्छा, यहाँ पे आजकल यंगस्टर्स को ये भी लगने लगा है कि अगर हम रीजनल लैंग्वेज बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कम आंका जाएगा, हम उतने स्मार्ट नहीं लगेंगे। और आप कह रहे हैं कि अगर आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बात करें, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। अगर कोई रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो वो कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखा सकते हैं, वो कैसे इतने प्रॉमिसिंग दिख सकते हैं अपनी बात में? देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इफ आई मे से आज की डेट पे दिलजीत दोसांझ है। definitely. पंजाबी में बात करते हैं, वो इंटरनेशनल स्टार हैं, ग्लोबल स्टार हैं आज की डेट पे। उन्होंने अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ी। इनफैक्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जितना हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ज्यादा इंग्लिश सीख रहे हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। उससे हम अपनी रीजनल लैंग्वेज को और डाइल्यूट करते जा रहे हैं। बशर्ते मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी लैंग्वेज को कॉन्सेंट्रेट करें। अगर आप एक प्रॉमिसिंग पर्सनैलिटी हैं तो लोग आपकी भाषा सीखने की कोशिश करेंगे आपकी बात समझने के लिए। तो रीजनल लैंग्वेज पे फोकस रखिए। इफ नॉट, हिंदी एटलीस्ट आपको बेसिक आनी चाहिए और पूरी आनी चाहिए और स्पष्ट तरीके से आप अपनी बात प्रेजेंट कर पाएं। जी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात समझी जाती है कि अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात है तो तुरंत वेस्टर्न कपड़े पहन लो जी क्योंकि उसमें हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखेंगे। आप क्या मानती हैं? ये भी एक और मिथ है। हमें ऐसा लगता है कि वेस्टर्न कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादा पावर ड्रेसिंग है, जबकि ऐसा नहीं है। इंडियन वेयर जो है वो सदियों से कॉपी किया गया है, अभी आज भी काफी कॉपी होता है। बहुत से ब्रांड्स हैं जो बाहर से हमारे इंडियन वेयर को कॉपी करते हैं और ना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खूबसूरत है बल्कि वो पावर ड्रेसिंग का हिस्सा है। अभी रिसेंटली ही आप देखेंगे फौज में ड्रेस कोड काफी चेंज हो गया। हम बहुत कॉलोनियल ड्रेसेस लेकर, यूनिफॉर्म लेकर चल रहे थे जिसमें अब बंद गला आ गया क्योंकि बंद गला जो है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी है। जितना आप स्ट्रक्चर्ड या फिर जितना आप पक्के फैब्रिक का कपड़ा पहनेंगे, जैसे अब जब हम साड़ी में बात करते हैं, आप साड़ी में भी पावर ड्रेसिंग कर सकते हैं, फॉर्मल हो सकते हैं। अगर आपकी साड़ी खड़े कपड़े की है, जैसे सिल्क साड़ीज हो गई, कॉटन साड़ीज हो गई, तो आप देखेंगे ज्यादातर पॉलिटिशियंस जो हैं इस तरह के फैब्रिक्स यूज करते हैं। बहुत प्लायबल या ढीले कपड़े की साड़ियां नहीं पहनते, शिफॉन जॉर्जेट नहीं पहना जाता है। वो इसीलिए कि जितना खड़ा कपड़ा होगा उतना फॉर्मेलिटी ज्यादा होगी, उतने आप ज्यादा पावरफुल लगेंगे। जितना सॉफ्ट कपड़ा होगा उतनी फॉर्मेलिटी कम होगी, आप कैजुअल लगेंगे। यहाँ पे मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि आपने बोला कि खड़ा कपड़ा अगर हम पहनेंगे तो पॉलिटिशियंस जो है मेजरली वो उस तरह का कपड़ा पहनते हैं। दैट मीन्स कि उससे क्या सामने वाले के दिमाग में ये जा रहा है कि मुझे इनको सीरियसली लेना है? एग्जैक्टली। और किस तरह के कलर्स भी आप यूज करते हैं। जितने गहरे रंग, जितने सॉलिड कलर, सिंगल कलर का आप कपड़ा पहनेंगे उतनी आपकी डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी बढ़ जाएगी। तो आप इमेज कंसल्टिंग सीख के ये समझ सकते हैं कि सामने वाला आपको किस तरह से पढ़े। ये पावर आपके हाथ में है। बशर्ते हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी बेस्ट ड्रेस पहनने की कोशिश करते हैं। जो हमने सबसे महंगा कपड़ा लिया वो हम पार्टी में पहन के जाएं। आपकी ऑडियंस क्या है उसके हिसाब से जब आप तैयार होते हैं तब आपको आपकी ऑडियंस सीरियसली लेती है। अच्छा, तो आपने अभी एक पर्टिकुलर सेक्शन की हमने बात कर ली, इफ यू वांट टू शो योर अथॉरिटी, तो आपको सॉलिड कलर्स पहनने हैं या यूँ कहें कि मोटा कपड़ा अगर आपको पहनना है। वहीं पे अगर हम अपनी फैमिली के साथ एक इनफॉर्मल गैदरिंग में हैं तो हम क्या चुन सकते हैं? तो हम प्लायबल फैब्रिक्स जो प्रिंटेड हैं, फूल पत्ती बने हुए हैं जिसपे कोई डिजाइन है, जरी का वर्क है, सॉफ्ट कपड़ा है, जैसे मैंने कहा प्योर शिफॉन, प्योर जॉर्जेट, इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। सलवार सूट पहन सकते हैं। अब सलवार सूट में भी स्ट्रक्चर है। जितना आप चाइनीज कॉलर या मैंडरिन कॉलर की हम बात करते हैं वो पहनेंगे आप, उतना ज्यादा फॉर्मेलिटी है। जितना बड़े नेक का पहनेंगे उतना फॉर्मेलिटी कम होगी। जितना पूरी बाजू का पहनेंगे फॉर्मेलिटी ज्यादा है, जितना छोटी बाजू का पहनेंगे फॉर्मेलिटी कम है। अच्छा, ये बात तो हो गई कि सामने वाला हमें कैसे परसीव करने वाला है अगर हम इस तरह के कपड़े पहनते हैं। लेकिन लेट्स से कि अगर मैं ये कपड़े पहन रही हूँ तो मेरे दिमाग में, मेरे मेंटल वेलबींग में क्या डिफरेंस आ रहा है? हाँ, अभी लोगों का हमेशा से मान्यता थी कि हम जो तैयार हो रहे हैं वो हमारी ऑडियंस के लिए हो रहे हैं। लेकिन आप जो भी पहनते हैं, जो भी तैयार हो रहे हैं, जो भी आर्टिकल आप अपने बॉडी पे यूज करें, हर आर्टिकल आपकी ऑडियंस को कोई मैसेज देने से पहले आपको मैसेज देता है। इसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल स्टडी हुई थी जिसका नाम है इनक्लॉथ कॉग्निशन। इस स्टडी में ऐसा किया गया था कि 2 ग्रुप्स बुलाए गए जिन्होंने स्ट्रीट स्मार्ट कपड़े पहन रखे हैं, वही कपड़े जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पहनते हैं, और दोनों ग्रुप्स को एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट दिया गया, एक टेस्ट जो दोनों को सॉल्व करना है।
टेस्ट सॉल्व करने से पहले दोनों ही ग्रुप्स को सफेद रंग का कोट दिया गया। एक ग्रुप से कहा गया कि ये जो कोट है डॉक्टर्स कोट है, आप पहन लीजिए, और दूसरे ग्रुप से कहा गया ये पेंटर्स कोट है, जब पेंटिंग करते हैं तब भी हम एक कोट पहनते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो। वो दोनों कोट दिए गए और दोनों से वो मेंटल एबिलिटी एक टेस्ट करवाया गया जी। अब आपके हिसाब से किसके रिजल्ट्स बेहतर होंगे? आई थिंक डॉक्टर। क्यों? ऑथोरेटिव। एग्जैक्टली क्योंकि जब हमने वो डॉक्टर्स कोट उन्हें दिया और हमने कहा कि ये डॉक्टर्स कोट है, हमारा ब्रेन इस तरह से काम करता है कि उसे मैसेज जाता है कि मुझ पे भरोसा किया गया है, मैं अब एक जिम्मेदार पोजीशन पे हूँ और अब मैं जो भी परफॉर्मेंस दूंगा इसे दुनिया उस नजर से देखेगी कि मैं एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हूँ। जबकि पेंटर्स कोट एक क्रिएटिव फील्ड है, तो क्रिएटिव फील्ड वालों पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, तो उनके टेस्ट का रिजल्ट जो है वो कम था। तो इससे ये साबित हुआ इस टेस्ट के बाद कि आप जो कपड़ा पहन रहे हैं आप उसे कैसे देखते हैं का पहला असर आपके दिमाग पे आएगा, उसके बाद आपकी ऑडियंस पे आएगा। वाओ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये पूरी जो फील्ड है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे आप अपने आप को बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं। आजकल कपड़े देखिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो गए हैं, एवरीबडी कैन वेयर गुड क्लोथ्स, बट हर कोई उन कपड़ों में क्लासी लगे ये ज़रूरी नहीं है जी। तो ये फ़र्क कैसे आता है? सेम कपड़ा दो जनों ने पहना है लेकिन व्हाई दैट डिफरेंस कि somebody is looking very classy and somebody is looking very casual? ओके, पहला मैं कहना चाहूँगी इन्वायरमेंट की तरफ से बात करते हुए कि आप जितना कम खरीदें उतना अच्छा है, क्योंकि इवेंचुअली उसका लोड इन्वायरमेंट पे आता है। तो ये फैशन की वजह से जो है इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, सबसे ज़्यादा लोड इनफैक्ट फैशन की वजह से ही है इन्वायरमेंट पे जी। तो आप कम कपड़े खरीदें लेकिन अच्छे कपड़े खरीदें। तो हो सकता है 4 ही शर्ट हो आपकी वार्डरोब में पर वो क्वालिटी की होनी चाहिए। ऑल्सो जब आप एक्सेसराइज कर रहे हैं तो एक थॉट है दैट मिनिमम इज मैक्सिमम और लेस इज मोर, जैसा हमने बात करी। तो जितना आप कम से कम चीजें उसके साथ रखेंगे उतना बेहतर है। सॉलिड कलर्स रखिए, सिंगल टोन्स रखिए, न्यूट्रल कलर्स रखिए, क्योंकि वो सबके साथ मिक्स मैच हो जाते हैं। जैसे हम इमेज कंसल्टिंग में एक और आर्ट सिखाते हैं विच इज कॉल्ड क्लस्टरिंग, जिसमें हम ये सिखाते हैं 4 या 5 जोड़ी कपड़े से आप कैसे 15 या 20 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। मैं एक्चुअली अभी आपसे यही बात करने वाली थी, बिकॉज यंगस्टर्स कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ले रहे हैं सेलिब्रिटीज से। सेलिब्रिटीज भी वैसे आजकल कपड़े रिपीट करने लग गए हैं, लेकिन एक वक्त था जब सेलिब्रिटी के कपड़े कभी रिपीट होते हुए हम नहीं देखते थे जी। और यंगस्टर्स इस चीज से काफी इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि हम भी कपड़े रिपीट नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आप 4-5 कपड़ों से आप 15 अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। कुछ बताना चाहेंगे आपकी कौन से बेसिक्स हम रख लें और उनसे फिर हम किस तरह की कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? अच्छा देखिए, इस आर्ट को क्लस्टरिंग कहा जाता है। तो आप जो भी अपने बेसिक गारमेंट से, बेसिक इज आपका टॉप एंड बॉटम, वो न्यूट्रल कलर्स में रखें। न्यूट्रल कलर्स क्या होते हैं? व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, नेवी ब्लू, इस तरह के कलर्स। हालांकि सिर्फ व्हाइट, ब्लैक और ग्रे को हम नो कलर्स में मानते हैं, बट इस तरह के बेसिक कलर्स रखें। अब अपनी ड्रेसिंग में कलर लाने के लिए आप स्कार्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप शूज, बेल्ट, सॉक्स, हैंकी, इनसे कलर ला सकते हैं, क्योंकि ये छोटी चीजें हैं, ये रोज बदली जा सकती हैं। बड़ा गारमेंट सेम रखें, मेकअप में चेंज लेकर के आए, एक्सेसरीज में, ज्वेलरी में चेंज लेकर के आए, उससे आप बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी डिफरेंट कर सकते हैं। अच्छा, मेकअप जरूरी है? इज इट इम्पोर्टेंट? यस, इट इज, टू एन एक्सटेंट इट इज। देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि मेकअप जो है इससे हम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक नजरिया है ये। मैं ये कहती हूँ कि आप मेकअप से कुछ छुपा नहीं रहे हैं, बल्कि जो आपके आकर्षक फीचर्स हैं उनको और प्रोमिनेंट कर रहे हैं। लेट्स से अब आपकी आईज बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप ज्यादा काजल लगाएंगे, आईज ज्यादा खूबसूरत होंगी। तो आप चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं, छुपा नहीं रहे हैं। तो मेकअप का सही इस्तेमाल और सही समय पे इस्तेमाल जरूरी है। अच्छा, कई बार ये भी देखा जाता है कि किसी ने कपड़े बहुत अच्छे पहने लेकिन इतना एक्सेसराइज कर दिया है कि समझ भी नहीं आ रहा क्या देखे क्या नहीं देखे, एंड यू नो एंटायरली जो पूरा लुक है वो खराब हो जाता है। तो एक्सेसराइज कैसे करना चाहिए? एक्सेसरीज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या जरूरी है एटलीस्ट थोड़ा भी एक्सेसराइज करना? इज इट इम्पोर्टेंट एट ऑल? यस, एक्सेसरीज एक्चुअली हम आज तक देखते थे कि ये सिर्फ हम शो ऑफ के लिए पहन रहे हैं, या फिर इसलिए क्योंकि पुरानी पीढ़ियां पहनती आ रही थी इसलिए हम पहन रहे हैं जी। एक्सेसरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो एक फोकल पॉइंट क्रिएट करते हैं। आपकी पूरी ड्रेसिंग में एक ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिस पे नजर जाए, और वो इसलिए होना चाहिए ताकि आपकी जो ऑडियंस है उसका जितना भी ध्यान है वो आपके चेहरे की तरफ आकर्षित हो। अब डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस क्या है। अगर आप डांसर हैं, सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, अगर आप एक कथक डांसर हैं, आप चाहेंगे कि आपके पैरों पे ध्यान जाए, तो एक्सेसरी जो घुंघरू हैं वो पैरों पे होते हैं, तो इसीलिए आपकी जो ऑडियंस है उसका ध्यान पैरों पे जाता है। अब आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, तो आप चाहेंगे कि आपकी जनता का ध्यान जो है आपके हाथों पे, चेहरे के हाव भाव पे जाए, तो आप कानों में
ज्वेलरी कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मैंने एक बैच लगा रखा है, आप ऐसा कुछ लगा सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो चेहरे की तरफ ध्यान रखे। तो इसलिए एक्सेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑल राइट। जो यंगस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंटरव्यूज़ में तो जाएंगे ही, जॉब चाहिए, और इंटरव्यूज़ में जाएं और फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो, उसके लिए व्हाट दे कैन डू। ओके, फर्स्ट इंप्रेशन के लिए कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अच्छे आत्मविश्वास के लिए आप अगर कुछ और नहीं कैरी कर सकते हैं, ऑलवेज स्माइल। ठीक है, स्माइल फर्स्ट है। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपको आपकी शरीर की जो भाषा है, शारीरिक भाषा कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, उस पर स्पेशल ध्यान देना है। बैक स्ट्रेट रखनी है, आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। ज़रूरी नहीं आप महंगा सामान पहने, बट साफ सुथरे कपड़े हों, नेल्स आपके कट हों, बाल अच्छे से बने हुए हों। अगर आप बियर्ड या मुस्टैशेस रखते हैं वो मेंटेन्ड होने चाहिए। ऑल्सो फुटवेयर इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट, तो आपका फुटवेयर बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैं दोहराऊंगी कि महंगा होना चीज़ ज़रूरी नहीं है, अच्छी कंडीशन में साफ सुथरा होना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एज एन इमेज कंसल्टेंट अगर आप किसी को पहली बार देखती हैं तो उनमें आप सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करती हैं? हाइजीन एंड ग्रूमिंग, आई वुड से। वाओ। और उस हिसाब से आप डिसाइड करती हैं कि मुझे अपने क्लाइंट पे किस बेसिस पे काम करना है? नहीं, क्लाइंट को मैं किसी नज़र से नहीं देखती हूँ, जैसे मैंने कहा बहुत अनबायस्ड तरीके से देखती हूँ। क्लाइंट को सबसे पहले समझना बेहद ज़रूरी है कि वो लाइफ में किस स्टेज पर खड़े हैं। तो मैं पहले उनसे कुछ फॉर्म्स भरवाती हूँ ये समझने के लिए कि वो कहाँ खड़े हैं। कुछ कॉल्स होते हैं, कुछ फिजिकल मीटिंग्स होती हैं। जब मुझे समझ में आता है कि वो फिलहाल कहाँ है, तब मैं उनकी मदद कर पाती हूँ उनकी सक्सेस जर्नी में आगे जाने के लिए, वो जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसके लिए। अच्छा, ये तो वो बात हुई कि जैसे हम बाजार में जाते हैं तो हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं, हम वो लेकर आते हैं। तो क्लाइंट बेसिकली आपको बता रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, वो आप प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन अगर आपको लगता है अपनी साइड से कि शायद अगर ये अपनी पर्सनैलिटी में और बेटर कर ले तो सब कुछ और बेटर हो जाएगा, डू यू सजेस्ट और यू डोंट सजेस्ट एट ऑल? नो, आई डोंट। आई पर्सनली बिलीव कि जब लोग खुद आते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, बशर्ते हम उन्हें ज्ञान दें कि आप ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ऑडियंस हमेशा ओपन तभी होती है जब उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। इसलिए वो केसेस जो कि पेरेंट्स लेकर आते हैं अपने बच्चों को, या फिर वाइफ चाहती है कि हस्बैंड में चेंज हो, हस्बैंड चाहते हैं वाइफ में चेंज हो, उन केसेस की बजाय मैं प्रेफर करती हूँ कि जहाँ पर क्लाइंट खुद आते हैं, या फिर मैं क्लाइंट से पहले बात करके ये कंफर्म करती हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन वो खुद चाहते हैं नहीं। ऑल राइट, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर मुझे लग रहा है। और मैं यहाँ पे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। सी, व्हेन यू ट्राई टू ग्रूम समबडी, वो एक बहुत ही थिन लाइन होती है जिसमें कि आप कैसे बोल रहे हो बहुत मायने रखता है। कि अगर आपने हल्का सा भी गलत तरीके से बोल दिया कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, अब से इसको हमें ऐसे करना है, तो शायद बहुत गलत ओवरऑल बात चली जाए। आप किस तरीके से बैलेंस्ड अपनी बात रखती हैं? देखिए, पेशेंट का ट्रस्ट ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब मैं काम करती हूँ तो इमेज कंसल्टिंग में 3 सब्जेक्ट्स या 3 एरियाज हैं जिन पे हम ज़्यादातर काम करते हैं। पहला है अपीयरेंस, सेकंड इज बिहेवियर, थर्ड इज कम्युनिकेशन। इन तीनों पे काम करने से पहले मैं इंसान के माइंड पे काम करती हूँ। यहाँ मेरा डॉक्टर होना मुझे काफ़ी फ़ायदा देता है। तो मैं उनके माइंड पे पहले काम करती हूँ और उनकी पर्सनैलिटी को समझती हूँ कि उनके सेंसिटिव एरियाज कहाँ हैं। उन सेंसिटिव एरियाज को बहुत ही हैंडल विद केयर तरीके से हैंडल करते हुए फिर मैं उनको आगे चेंजेस सजेस्ट करती हूँ। तो इस केस में क्लाइंट्स कभी भी ऑफेंड नहीं होते हैं। हाँ, बिकॉज अगर आप किसी को बोल दें तो जनरली पीपल गेट ऑफेंडेड कि आपने मुझे कैसे बोल दिया, इवन इफ दे गो देमसेल्व्स। हाँ, तो शब्दों का चुनाव जैसे आपने कहा वो बहुत सोच कर करना पड़ता है। जी, तो मतलब ये जो करियर है इसमें पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस पूरे कोर्स में ये भी इंक्लूड किया जाता है कि हाउ आर यू गोना स्पीक the things that you have to talk about? इमेज कंसल्टिंग का ये हिस्सा बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ये सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग का, ये लाइफ स्किल्स का है। तो उसमें ये ज़रूर सिखाया जाता है। इमेज कंसल्टिंग में जब हम बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन मेजरली नॉन वर्बल है। कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि अगर आप देखें जब हम लोगों से मिलते हैं, जब हम फर्स्ट इंप्रेशन की बात करते हैं, आपके हिसाब से एक फर्स्ट इंप्रेशन कितनी देर में कायम होता होगा? आई थिंक अ फ्यू सेकेंड्स। जी, 3 से 5 सेकेंड्स। तो 3 से 5 सेकंड में इंसान बात नहीं कर पाता। तो पहले 3 से 5 सेकंड में आप एक कैसे पॉजिटिव और पावरफुल इंप्रेशन दे पाएं, वो सिखाया जाता है इमेज कंसल्टिंग में। तो तब तक एक वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो संचार कौशल की बात आती ही नहीं है तब तक। अच्छा, जाने से पहले मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके सामने रखना चाहूंगी। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक। श्योर। आपका फेवरेट फॉर्मल अटायर, साड़ी और बिजनेस सूट? बिजनेस सूट। ओके। एक शब्द में डॉक्टर रश्मि राठौर कौन है? दी इमेज डॉक्टर। हाँ। सबसे बड़ी फैशन मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं? अपनी फेवरेट ड्रेस पहनना, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे अप्रोप्रिएट नहीं पहनना। नाइस। वार्डरोब में एक ऐसी चीज जो हर युवा के पास होनी चाहिए? अ क्रिस्प वाइट शर्ट। वाओ। कम्युनिकेशन का सबसे जरूरी हिस्सा, बोलना या सुनना? दोनों को बैलेंस करना, फिर भी अगर एक को चूज करना है तो सुनना। पहले सुने सही तरीके से, फिर बोलें।
किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए सबसे सेफ या परफेक्ट कलर? ये इंटायरली डिपेंड करता है कि आप किस रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। जितनी क्रिएटिव फील्ड है आप उतने कलरफुल हो सकते हैं, जितनी सीरियस फील्ड है उतना सॉलिड और डल कलर्स पे रहें। सक्सेस का आपके लिए पर्सनली मतलब क्या है? वो कर पाना जो आप खुशी से अपने वक्त से अपने टाइम से कर सकते हैं। और इनफैक्ट मुझसे लोग पूछते भी हैं कि सक्सेस का मंत्रा क्या है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और जब अपॉर्चुनिटी मिले आप परफॉर्म करने चाहिए। वाओ। आप किसी भी इंसान में सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस करती हैं? आई वुड से ग्रूमिंग एंड हाइजीन, लाइक आई सेड। आपकी नज़र में सबसे ओवररेटेड फैशन ट्रेंड इस वक्त क्या है? रियल एनिमल प्रोडक्ट्स यूज करना, आई एम अगेंस्ट इट। या आप क्या हैं, एक अर्ली बर्ड या नाइट आउल? अर्ली बर्ड। ओह नाइस। इंस्टेंट कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपका क्या मंत्र है? इंस्टेंट कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए स्माइल एंड टेक अ पावर पोज। हील्स या फ्लैट्स? हील्स। ओके। इमेज कंसल्टेंट्स के बारे में एक सबसे बड़ा मिथ? कि ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए होता है। आपको आज तक मिला सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट? आपसे मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मैंने जितने भी सपने देखे हैं वो सब हासिल किए जा सकते हैं। वाह। एक ऐसा सवाल जो आपके क्लाइंट्स आपसे सबसे कॉमनली पूछते हैं? लाइक आई सेड, सक्सेस मंत्रा क्या है, तो वो हमेशा यही जानना चाहते हैं कि सबसे छोटे तरीके से हम कैसे पहुंच शॉर्टकट। अगर आप डॉक्टर या इमेज कंसल्टेंट नहीं होती तो आप क्या होती? मैं बिल्कुल वही हूँ जहाँ मैं होना चाहती थी। मैं डॉक्टर इमेज कंसल्टेंट, साथ में दी इमेज डॉक्टर ही होती। ओके। आपकी फेवरेट बुक या मूवी जो आप चाहेंगी हर युवा देखे या पढ़े? बुक आई वुड सजेस्ट यू कैन हील योर लाइफ, दैट आई रियली लाइक। उसमें बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई पर्सनली लाइक इट। ओके। दूरदर्शन के युवा दर्शकों के लिए एक लाइन में आपका मैसेज? यू आर योर बिगेस्ट रिसोर्स, लर्न टू यूज इट एज एन एसेट बिफोर इट बिकम्स अ लायबिलिटी। मतलब आप अपने सबसे बड़े संसाधन हैं, उसे आप 100% तरीके से जब आप यूज करना सीखेंगे तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। पर अगर आप अपने ही पर्सनालिटी को अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो ये आपके लिए सबसे बड़ी रोक बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक जरूरी बात मुझे और समझ में आ रही है कि इमेज कंसल्टेंसी की तरफ भी व्यक्ति तब जाएगा जब वो अपने आप को ऑब्जर्व करेगा कि यहाँ पे मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज ऑब्जर्वेशन। और यहीं पे हम लोग आज की कॉन्वर्जेशन एंड करना चाहेंगे और मैं चाहूंगी कि हमारे सभी जो यंगस्टर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं वो सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करें और समझें कि उन्हें कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जब वो चाहेंगे कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है तो उनको रास्ता भी डेफिनेटली मिलेगा। और बाकी आप रीच आउट कर सकते हैं डॉक्टर रश्मि राठौर को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत कुछ नया जानने को मिला एंड आई एम श्योर कि हमारे युवाओं को भी कुछ नया जानने को मिला होगा। मुलाकात होगी एक बार फिर नए गेस्ट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन राजस्थान पर युवा। मैं हूँ आपकी होस्ट छवि सहाय।